नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आरएस फोर्थ पेपर के डिस्कशन के लिए आज हम फिर एक बार रूबरू है। पिछली बार हमने प्रारूप लेखन में अधिसूचना और परिपत्र का विचार विमर्श किया था, उसके ऊपर डिस्कशन किया था। दो चीजें प्रारूप लेखन में बची हुई है, निविदा और विज्ञप्ति। तो आज की इस वीडियो में हम निविदा और विज्ञप्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इनसे जुड़ा हुआ सवाल अगर एग्जाम में आता है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से हम इन चीजों को देखेंगे और कुछ नॉर्मल चीजें देखेंगे कि कम से कम हमको चीजें उसमें लिखनी पड़े, पैटर्न एक बार फिक्स हो जाए। अभी टेस्ट सीरीज में जब मैं चीजों को देख रहा हूं तो लोगों से पैटर्न के लेवल पे ही बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, फॉर्मेट के लेवल पे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं। और ये गलतियां साथियों एग्जाम के लेवल पे, एग्जाम में हमको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन चीजों से हमको बचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम प्रारूप लेखन में जो दो चीजें बची हुई है, निविदा और विज्ञप्ति, उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगले वीक हम एक पूरे लेक्चर में, एक ही लेक्चर में, मतलब जो अपना पत्र लेखन है जिसमें कार्यालय पत्र है, कार्यालय आदेश है, अर्धशासकीय पत्र है या फिर अनुस्मारक जिसको रिमाइंडर कहते हैं वो है, तो उन पे चर्चा हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा हम पल्लवन पे भी चर्चा करेंगे, संक्षिप्तीकरण पे भी चर्चा करेंगे और निबंध लेखन पे भी कुछ चर्चा करेंगे कि कहां कहां लोगों से गलतियां हो रही हैं, किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। वैसे हम प्रयास ये कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में जो भी कॉपीज हमारे पास आती है उनमें हम वो सारी चीजें लिख रहे हैं कि आपसे कहां कहां पे गलतियां हो रही हैं, किन गलतियों से आपको बचना है और कैसे अच्छा स्कोर फोर्थ पेपर में किया जा सकता है। इसके जो हिंट्स हैं या सजेशंस हैं वो कॉपीज में दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही यूट्यूब पे भी सबके लिए ये चीजें प्रोवाइड रहेंगी। और कम से कम कंपोजिशन में, जैसे फोर्थ पेपर में चाहे हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश की बात हो, कम से कम कंपोजिशन पे हम लोग अच्छा खासा डिस्कशन कर लेंगे कि इसमें गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। और इस बार सबको उम्मीद भी है कि फोर्थ पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हमको करना है और होना भी चाहिए, क्योंकि फोर्थ पेपर वाकई बहुत स्कोरिंग है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर फोर्थ पेपर में करना है और इसमें 120 प्लस या 130 प्लस स्कोर कोई बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है या असंभव या नामुमकिन जैसी कोई चीज इसके लिए नहीं कही जा सकती कि फोर्थ पेपर में 130 नंबर नामुमकिन है या ऐसा कुछ। पहले हो सकता था ऐसा कहा जाए, लेकिन अब आरएस 2018 के रिजल्ट के बाद में ये चीजें मतलब साकार हो गई हैं और ये चीजें धरातल पे उतरी हैं। तो अब लोगों को लगने लगा है कि वाकई इसमें अगर प्रयास किया जाए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग निविदा और इसके अलावा विज्ञप्ति, दोनों चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। निविदा और विज्ञप्ति दोनों की प्रकृति एक जैसी होती है। दोनों सरकार की तरफ से जारी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो दस्तावेज होते हैं जो आमतौर पे पब्लिक के लिए जारी होते हैं। जैसे निविदा में सरकार को कोई भी काम करवाना है या कोई सामग्री की आपूर्ति करवानी है तो उसके लिए वो पब्लिक के लिए एक सूचना जारी करती है कि हमें इस चीज की जरूरत है। जो भी इसके लिए कैपेबल है, जो भी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, संवेदक हैं, वो इसके लिए निविदा जमा करवा सकते हैं, एक तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज विज्ञप्ति में भी होती है। विज्ञप्ति में भी सरकार अपनी तरफ से जनता के लिए सूचना जारी करती है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो कोई भर्ती हो या कोई और सूचना सरकार को जारी करनी हो जनता के लिए। तो निविदा और विज्ञप्ति दोनों सरकार द्वारा जारी वो दस्तावेज हैं जिनमें सरकार अपनी कार्य प्रणाली से संबंधित या अपनी योजना की जानकारी जनता के लिए प्रोवाइड करवाती है। हमारे फोर्थ पेपर में हिंदी में निविदा और विज्ञप्ति दोनों सिलेबस में है। हो सकता है कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई सवाल आए, तो उसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो सबसे पहले हम निविदा की चर्चा करते हैं। निविदा में एक बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान सरकार से शुरू किया जाए या फिर सीधा विभाग के नाम से शुरू किया जाए। वैसे सरकारें जो भी अपन
डॉक्यूमेंट्स या लेटर वगैरह बनाते हैं उनमें सबसे पहले लिखा जाता है राजस्थान सरकार। उसके बाद में विभाग का नाम लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जो निविदा लिखने जा रहे हैं वो किसी पंचायत समिति से संबंधित है, तो हम ये लिखें कि कार्यालय पंचायत समिति, कार्यालय पंचायत समिति XYZ, कोई भी पंचायत समिति हो सकती है, जिला। ये एक फॉर्मेट तो ये है, लेकिन यहां पे बड़ा सवाल ये है कि क्या निविदा में राजस्थान सरकार लिखना चाहिए। तो साथियों, मैं यहां पे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निविदा में राजस्थान सरकार लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली ये चीज लिखी भी नहीं जाती है। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, और अगर आप लिख देंगे तो भी आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। लेकिन सामान्यतया राजस्थान सरकार निविदा में नहीं लिखा जाता है। फिर भी मैं आपको ये सलाह देता हूं, फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आप राजस्थान सरकार लिख देते हैं तो इससे कोई दिक्कत एग्जामिनर को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में साथियों, जैसे राजस्थान सरकार लिख दिया, कार्यालय का नाम लिख दिया, सभी सरकारी पत्रों की तरह ही इसमें भी इधर क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखना है। ज्यादातर लोगों को क्रमांक लिखने का आइडिया है, वो सही लिख रहे हैं, फिर भी पैसे पत्रावली और यहां पे कोई डिजिट आपको लिखनी है, उसके ब्रैकेट में कोई दूसरी डिजिट आपको लिखनी है। और जैसे पंचायत समिति लिख रहे हैं तो का पस अपन लिख सकते हैं, कार्यालय पंचायत समिति, जो भी पंचायत समिति का नाम है वो लिखना है और ईयर लिख देना है। इसके अलावा लास्ट में कोई भी डिजिट आप लिख सकते हैं और दिनांक, जिस दिनांक को आपका एग्जाम हो रहा है वो दिनांक आप यहां पे लिख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इसके ठीक नीचे निविदा सूचना, निविदा सूचना संख्या, ये इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि 5 है, ऑब्लिक ईयर जरूर लिखना है। निविदा सूचना संख्या 5/2021, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये यहां तक का फॉर्मेट है, बहुत इजी है। आप इसको शांति से समझिए और अच्छे से इसको एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, तो आपको निविदा में, विज्ञप्ति में, अधिसूचना में, परिपत्र में, इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं एक बार फिर आपसे ये कहता हूं कि इनमें बहुत ज्यादा अपने को नहीं करना होता है। एक बार फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाए तो ये आराम से होने वाली चीजें हैं। इसके बाद में अब जो कॉमन लाइन है जो अपने को लिखनी है वो ये है, इसको आप अच्छे से देख लें। राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से, ये ज्यादातर निविदाओं में इसका उपयोग होने वाला है। मैं आपको अभी यह भी बताऊंगा कि किन निविदाओं में आपको इसका उपयोग करना है और किन में आपको इसका उपयोग नहीं करना है। राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से, महोदय की ओर से यहां पे मैं खाली स्थान छोड़ रहा हूं। जिस भी कार्य के लिए निविदा मांगी गई है वो कार्य अपने को यहां पे लिखना है। हेतु राज्य सरकार के तहत, ये कॉमन लाइंस है, ये सभी निविदाओं में अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा लगभग जैसे 100 या 150 शब्दों में हमको निविदा लिखनी होती है, तो ज्यादातर काम इन लाइन से अपना हो जाएगा। राज्य सरकार के तहत पंजीकृत सक्षम श्रेणी के सक्षम श्रेणी, इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे जो टेंडर्स प्रोवाइड करवाते हैं, कई फर्म्स जो टेंडर सबमिट करती हैं, उनमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि A क्लास कैटेगरी, AA क्लास कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, उनमें कंफ्यूज होने की हमको जरूरत नहीं है। इसीलिए पंजीकृत सक्षम श्रेणी, सक्षम श्रेणी में जो भी उसके लिए कैपेबल होगा वो उसमें फॉर्म फिल कर सकता है या टेंडर दे सकता है। तो सक्षम श्रेणी के संवेदकों से, संवेदक मतलब जो भी टेंडर फिल करेंगे, जो भी फर्म्स हैं उनको कहा जाता है संवेदक। संवेदकों से ई प्रोक्यूरमेंट
आजकल ज्यादातर काम सरकार का ऑनलाइन चल रहा है, तो हमें भी इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें अपन लिख रहे हैं, चाहे वो अधिसूचना हो, चाहे परिपत्र हो, चाहे टेंडर हो, चाहे विज्ञप्ति हो, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया का जरूर उल्लेख करना है। संवेदकों से ई प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं आमंत्रित की जाती है। आप देख रहे हैं कि लगभग 4 पंक्तियां हमारी इस लैंग्वेज में हो गई है। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना, बस जिस काम के लिए टेंडर जारी किया जाना है वो काम यहां पे लिखना है। जैसे कि अगर सवाल ये पूछा जाए कि सड़क निर्माण के लिए आपको निविदा जारी करनी है, तो यहां पे ये लिखा जा सकता है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार के तहत पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अब इससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें अपने को यह लिखना है कि ऑनलाइन निविदाएं दिनांक, जैसे आज की तारीख अपन यहां पे लिख देते हैं, दिनांक या कल की 18/12/2021 से SPPP, ये एक पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है, SPPP.Rajasthan, ये इसी फॉर्मेट में लिखना है .gov.in, तथा ई प्रोक्यूरमेंट के लिए ये वेबसाइट है eproc.rajasthan.gov.in पर निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार उपलब्ध रहेंगी। ये 5-6 लाइंस हमारी टेंडर की हो चुकी हैं और ये कॉमन लाइंस है, आप किसी भी टेंडर में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे हमको एक टेबल बनानी है, इसमें इधर क्रम संख्या और विवरण और दिनांक, या यहां पे अपन लिख सकते हैं विषय और यहां पे विवरण, ये ज्यादा ठीक है। क्रम संख्या 1 निविदा, या निविदा के बजाय अपन लिखें कार्य की लागत। जो भी कार्य अपन करवाना चाह रहे हैं उसकी लागत रुपए में अपने को लिखनी है। अगर ज्यादा अमाउंट है तो 230 लाख ऐसे लिखा जा सकता है। धरोहर राशि अपन इसकी लिख सकते हैं, जो भी 10% या 5% होती है वो लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे लिखना है निविदा जारी होने की तिथि। जारी होने की तिथि जो भी 18/12/2021 जो भी तारीख अपन ने ऊपर मेंशन की है। इसके अलावा निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि, निविदा जमा कराने की तिथि जो भी अपन लिखें, इसमें समय भी अपन लिख सकते हैं कि जैसे 26/12/2021 को 5:30 बजे तक, 5 बजे तक। और 5वें नंबर पे निविदा खोलने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि ये भी 26 तारीख को ही खुलेगी। जिस दिन जमा करते हैं उसी दिन इसको अपन 2 बजे तक कर सकते हैं और 4 बजे निविदा खोलने की तारीख रख सकते हैं। ये साथियों निविदा लगभग हमारी कंप्लीट है। इसमें
हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बस एक बार देखनी है। इसके अलावा साथियों कुछ कॉमन चीजें और हैं जिसमें शर्तें हम लोग लिख सकते हैं। पहली शर्त ये लिख सकते हैं कि निविदा को निरस्त करने का अधिकार, निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा। निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा, ये लिखा जा सकता है। दूसरा, इसके जो शेड्यूल है उसमें परिवर्तन का अधिकार, समय में परिवर्तन, ये भी किसके द्वारा किया जाएगा? अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा। और तीसरा एक ये लिखा जा सकता है कि समस्त न्यायिक क्षेत्रों का जो समस्त न्यायिक वादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा। जो भी जिला अपन उसमें मेंशन कर रहे हैं, जयपुर रहेगा। ये शर्तें हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क ख ग और जो भी अधिकारी, जैसे पंचायत समिति की तरफ से अगर हम जारी कर रहे हैं तो विकास अधिकारी। ये हमारा टेंडर का फॉर्मेट कंप्लीट है। इसमें हमने बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले कार्यालय का नाम, क्रमांक, दिनांक, निविदा सूचना संख्या, राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जो भी कार्य हम लिख रहे हैं, हेतु राज्य सरकार के तहत पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ऑनलाइन निविदाएं दिनांक 18/12/2021 से जो भी दिनांक आप वहां पे लिखें, spp.rajasthan.gov.in तथा eproc.rajasthan.gov.in पर निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार उपलब्ध रहेंगी। यही लैंग्वेज सब जगह यूज करनी है। यहाँ पे फिर टेबल बना देनी है, नीचे 2-3 शर्तें लिखनी है, ज्यादा शर्तें नहीं लिखनी है। और यहाँ पे नाम कभी भी किसी भी अधिकारी का वहां पे नहीं लिखना है एग्जाम में। ज्यादातर साथी जो गलतियां कर रहे हैं वो ये गलतियां करते हैं कि नाम का इस्तेमाल ज्यादातर बार वो करते हैं, तो इस गलती से हमको बचना है। नाम की जगह आप क ख ग ए बस या कोई भी नाम वहां पे लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे शब्द, सांकेतिक शब्द वहां पे लिख सकते हैं। हस्ताक्षर किसी भी सूरत में हमको वहां पे नहीं करने हैं। घुमावदार हस्ताक्षर कई बार कर देते हैं साथी, तो वो हमको नहीं करने हैं। तो ये साथियों टेंडर का फॉर्मेट है, आप इसको 2-3 बार अच्छे से देखें। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि टेंडर में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अधिसूचना और परिपत्र में कोई गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, उसी तरह मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि टेंडर में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे हम जो मॉडल आंसर्स टेस्ट सीरीज के प्रोवाइड करवाते हैं उसमें ये फॉर्मेट्स अच्छे से दिए हुए हैं, तो वहां भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ जो फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इसके फॉर्मेट्स हैं निविदा के। जैसे ये साथियों एक निविदा सूचना है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर राजस्थान सरकार नहीं लिखा हुआ है, कार्यालय ग्राम पंचायत राजावास, पंचायत समिति जालसू, जयपुर। यहाँ क्रमांक लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है, ई निविदा सूचना संख्या 2021-22। यहाँ पे अगर संख्या लिख दें तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ई निविदा सूचना संख्या 5/2021-22 ऐसे लिखा जा सकता है। एक फॉर्मेट यह है कि सर्वसाधारण एवं पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत समिति जालसू की ग्राम पंचायत राजावास में निर्माण कार्यों हेतु ग्रामीण विकास। इसके बजाय यहां तक जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है, वो फॉर्मेट हमको लिखना चाहिए। अब जैसे ये जो श्रेणियां होती है पंजीकृत सक्षम श्रेणी, A, B, C, D, E श्रेणी के संवेदकों से आमंत्रित की जाती है, इसकी जगह एक कॉमन वर्ड है कि सक्षम श्रेणी के संवेदकों से आमंत्रित की जाती है। ये 2 पोर्टल्स हैं, spp.rajasthan
ये पोर्टल हमको वहां पे उल्लेख करना है। और यहाँ पे ग्राम पंचायत कभी भी जब टेंडर मांगती है तो उसमें सरपंच का भी नाम आता है और ग्राम विकास अधिकारी का भी नाम आता है। ये एक जो टेंडर है ये है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बहरौड जिला अलवर की तरफ से ये जारी है। जैसे इसमें जो चीजें लिखी हुई है क्रमांक और दिनांक, ये थोड़ा सा ऊपर लिखना है, ई निविदा सूचना संख्या को थोड़ा सा नीचे लिखना है और इसको अंडरलाइन और बोल्ड आप कर सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सक्षम श्रेणी के पंजीकृत संवेदकों, ये जो कॉमन लाइन है वो मैंने आपको बता दी है, उसी को फॉलो करना है। ये जैसे ये वो चीज है कि निविदा की कुल लागत लाखों में, धरोहर राशि, निविदा शुल्क की कुल राशि, ये भी अपन चाहे तो लिख सकते हैं। उसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि निविदा शुल्क की राशि कितनी है, मतलब आपको फॉर्म जमा कराने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी उसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि, निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि और टेक्निकल बिड खोलने की अंतिम तिथि, ये 3 जो तारीख है ये हमको वहां पे मेंशन करनी है। एक तो अपलोड करने की कि सरकार द्वारा कितने तारीख को वो अपलोड की जाएगी, दूसरा उसको ऑनलाइन फिल करने की कि कब तक आप उसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, और तीसरा बिड खोलने की, मतलब कितने तारीख को कितने बजे वो जो टेंडर आपने भरे हैं वो खोले जाएंगे। तो ये वहां पे मेंशन आपको करने हैं। नाम लिखना है, लेकिन नाम हमें हमेशा क ख ग या एबस है जो भी है उसी फॉर्मेट में लिखना है, अधिशासी अभियंता, और ये उसका पद नाम है। ये एक नगर परिषद राजसमंद द्वारा मांगा गया टेंडर है। फॉर्मेट वही है, क्रमांक, दिनांक, ई निविदा सूचना संख्या। ये कॉमन लाइंस मैंने आपको बता दी हैं, ये आप वहां पे मेंशन कर दें। और इसके अलावा वही जो फॉर्मेट है, निविदा कार्यक्रम, कार्य की संख्या, अनुमानित लागत, प्रकाशन की तिथि, डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि, ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तिथि, ऑनलाइन खोलने की तिथि। वेबसाइट का उल्लेख करने की भले ही जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर वो वेबसाइट अपलोड मेंशन कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट उनकी लिखनी है। एक चीज और आप चाहें तो यूबीएन नंबर वहां पे लिख सकते हैं। ऐसा कोई काल्पनिक नंबर आपकी तरफ से आप बना के वहां पे लिख सकते हैं, यूबीएन नंबर, यूनिक बिड नंबर ये होता है। तो जो भी टेंडर ऑनलाइन अपन पब्लिश कर रहे हैं ई प्रोक्यूरमेंट साइट पे, तो उस पे यूनिक बिड नंबर से ये वहां पे सर्च की जा सकती है, तो ये नंबर आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। इससे आपकी जो टेंडर है, जो निविदा है, वो थोड़ी और अच्छी और सुटेबल हो जाएगी। तो साथियों, ये निविदा का फॉर्मेट है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि निविदा में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी और सरल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार अच्छे से आप देख लें। राजस्थान सरकार आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नहीं लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट आपका फिक्स्ड है, इसी फॉर्मेट में चीजें आपको लिखनी है। तो ये था टेंडर। इसके बाद में हम ब्रीफली विज्ञप्ति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं। विज्ञप्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञप्ति में राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ सूचनाएं जनता के लिए जारी करती हैं। जैसे कोई योजना हो उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए राज्य सरकार छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरवाती है, तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जा सकती है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे छात्रवृत्ति के लिए। या कई बार भर्ती के लिए राज्य सरकार विज्ञप्ति जारी करती है। कई बार खुद अपने लेवल पे कोई विभाग 1-2 कर्मचारियों की भर्ती करता है, उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। कई बार किसी विभाग को रिटायर्ड कर्मचारियों की सेवाएं लेनी होती है, तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। ऐसे कई काम हैं जिनके लिए राज्य सरकार विज्ञप्ति जारी करती है। तो चलिए इसके फॉर्मेट पे आते हैं, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे ऊपर हमको लिखना है राजस्थान सरकार, उसके नीचे विभाग का नाम लिखना है, जिस भी विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी की जा रही है।
उसके बाद में क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखना है। इसके बाद में विज्ञप्ति हमको लिखनी है। इसको बोल्ड किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है, थोड़ा सा दिखना चाहिए, ऐसा किया जा सकता है विज्ञप्ति। इसके बाद में विज्ञप्ति में सबसे ऊपर बहुत शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट हमको लिखना होता है। जैसे कि मान लो किसी विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं अनुबंध पे उनको रखने की बात है और उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जानी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं लेने बाबत। इसमें विषय यहां पे नहीं लिखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। केवल इंडिकेशन ये होना चाहिए कि विषय लिखना है लेकिन बिना उसके आगे विषय लिखे, सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं लेने बाबत। इसके बाद में लगभग 5 से 6 लाइन में आपको इसकी जो विज्ञप्ति है, एडवर्टीजमेंट जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, उसकी बॉडी लिखनी है। इसमें कोई सेट फॉर्मेट जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली ये लिखा जा सकता है कि राज्य सरकार के डैश 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 जो भी विभाग है द्वारा, जो सब्जेक्ट हमने लिखा है वो सब्जेक्ट दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं सलाहकार के रूप में ली जानी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर। ये जो लाइन है ये सारी विज्ञप्तियों में हम लोग ऐड कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट, जो भी विभाग अपन लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो लोकल बॉडी जो है DLB, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, dlb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। ये 4-5 लाइन हमारी हो गई हैं। कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है। कार्यक्रम एवं पदों का विवरण निम्नानुसार है। ऐसा करके विज्ञप्ति लिखी जा सकती है। यहाँ पे एक टेबल बना दे जिसमें पदों की संख्या और वेतनमान लिखा जा सकता है, और कार्यक्रम लिख दें कि अंतिम तिथि जैसा हमने निविदा में लिखा था वैसी ही कार्यक्रम यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये साथियों विज्ञप्ति का फॉर्मेट है, और उसी तरह जिस तरह हस्ताक्षर किए थे उसी तरह यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। जो भी अधिकारी है, जैसे अगर शासन सचिव की तरफ से जारी हो रही हो तो शासन सचिव यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है विज्ञप्ति का भी। कुछ विज्ञप्ति के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। ये फॉर्मेट्स बहुत सिंपल है साथियों, और प्रारूप लेखन हमारे मेंस के एग्जाम में 10 नंबर का है। 10 नंबर में से मैं ये मानता हूं कि अगर आप अच्छे से इसका अभ्यास कर लेते हैं तो 7 या 8 नंबर आपको जरूर मिलने वाले हैं। चलिए कुछ फॉर्मेट्स देखते हैं। जैसे ये एक विज्ञप्ति है, प्रधानाचार्य राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर की तरफ से। ऊपर राजस्थान सरकार लिखना है, विभाग का नाम लिखना है, क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पे विज्ञप्ति लिखनी है, और ये हो गया इसका सब्जेक्ट। जैसे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं एक प्रयोगशाला परिचायक हेतु सीधी भर्ती। इसमें कहीं कोई विषय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट है। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब अगर आप 2 बार किसी चीज को लिखेंगे तो वो स्वतः ही बोल्ड हो जाएगी।
इसके अलावा अंडरलाइन आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें 4-5 लाइन हमको अपनी तरफ से लिखनी होती है कि ये सीधी भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इसकी ज्यादा जो जानकारी है वो विभागीय वेबसाइट DTE पे उपलब्ध है और इस पे भी उपलब्ध है और यहाँ पे अधिकारी के साइन। दूसरी एक विज्ञप्ति देखते हैं। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी ये विज्ञप्ति है, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग विज्ञप्ति। इसमें साथियों हमको ध्यान ये रखना है, यद्यपि इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन क्रमांक और दिनांक हमको जरूर लिखनी है, ये जरूरी है लिखना। यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, बिना सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट का मेंशन आपको नहीं करना है लेकिन फिर भी वो लिख सकते हैं। इसमें जैसे जो वो कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों हेतु जो लोग पहले से गवर्नमेंट की सेवा में हैं उनकी सेवाएं इनको लेनी है, तो उसके लिए इन्होंने भर्ती निकाली है। इसके लिए वेबसाइट का प्रयोग हमको जरूर करना है कि इससे संबंधित जो ज्यादा जानकारी है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। एक और जो विज्ञप्ति है वो ये है कि राजस्थान सरकार निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। क्रमांक और दिनांक इसमें जरूर मेंशन करना है। ये विज्ञप्ति, इसका ये सब्जेक्ट है अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में आवेदन तिथि में वृद्धि हेतु। तो इसमें ये जो भी इन्होंने सूचना दी है वो ये है कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो तारीख है वो ये रहेगी, एनजीओ सत्यापित करने की ये रहेगी और जिला स्तर पर DDU सत्यापित करने की तिथि ये रहेगी। पात्रता आवेदक के निर्देश, वेबसाइट का प्रयोग हमको जरूर करना है। यहाँ पे नाम और पोस्ट नेम उनकी देनी है। तो साथियों ये दोनों सिंपल से फॉर्मेट थे निविदा और विज्ञप्ति के। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसी तरह अपनी तैयारी को करते रहिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत जल्दी दिखने को मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कॉपीज में हम अच्छे से आपकी कमियों को इंगित करें, आपकी कमियां आपको बताएं। बहुत सारे साथी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसके 2-3 टेस्ट अब तक हो चुके हैं। 4th टेस्ट संडे को है, नेक्स्ट संडे को। बाकी जो बचे हुए हैं 1st, 2nd, 3rd टेस्ट वो आप अपनी सुविधा अनुसार बीच में देना चाहें तो बीच में भी दे सकते हैं, या जब पूरे टेस्ट हो जाएंगे 30 जनवरी तक तो उसके बाद में भी आप वो टेस्ट दे सकते हैं। आप ऐप पे जाके उन टेस्ट को जरूर देखिए और अगर आपको टेस्ट के शेड्यूल में या टेस्ट जो सैंपल पेपर्स हैं उनमें अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं, कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो हमें जरूर बताएं। उसमें नंबर मेंशन किया हुआ है, उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग के संबंध में सारी जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक हम पत्र लेखन के बारे में एक वीडियो क्लास लेंगे जिसमें पत्र लेखन से संबंधित सारे पहलुओं को टच करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि पत्र लेखन से जुड़ी कोई भी आपकी शंका बाकी नहीं रहे, सारे शंकाओं को उसमें लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में एक पल्लवन लेखन और संक्षिप्तीकरण और अनुवाद। वैसे अनुवाद के मामले में बहुत कम चीजें हैं बताने को, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश के अनुवाद की एक कॉमन क्लास हो जाए तो ज्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट हो सके। इसके अलावा एक क्लास विस्तृत रूप से हम निबंध लेखन की लेने वाले हैं जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। मेहनत का परिणाम देर सवेर हमको बहुत अच्छा मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष।